गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि। इससे पहले हम 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपने वो सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप उन सभी चैप्टर को रीड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री। तो अगर कृषि की दृष्टि से देखें तो भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो भारत का 2/3 पार्ट जो है पॉपुलेशन का वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज है। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। जो वो सभी चीज़ें जो हम खाते हैं, जो हमारा फूड है, उसे जिसे हम कंज्यूम करते हैं, तो वो यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। बिसाइड फूड ग्रेन के अलावा इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। तो फूड ग्रेन्स के अलावा यहाँ पर रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस किया जाता है अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए। मोर एवर सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एक्सेट्रा आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड। तो यहाँ पर जैसे टी है, कॉफ़ी है, स्पाइसेस है, इन्हें दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के कितने टाइप हैं, तो यहाँ पर बताए गए हैं 2 टाइप फार्मिंग के। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है कि एग्रीकल्चर जो है एक पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारे देश की। यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए जो मेथड है वो लगातार चेंज होता चला जा रहा है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर फिजिकल एनवायरनमेंट को देखते हुए, टेक्नोलॉजी को देखते हुए और सोशो कल्चर को देखते हुए जो है एग्रीकल्चर होता है, फार्मिंग होती है। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस एंड कॉमर्शियल टाइप। तो मेन है यहाँ पर ये बात कि जो फार्मिंग है उसकी 2 टाइप बताए गए हैं। एक है सब्सिस्टेंस और दूसरा है कॉमर्शियल। ठीक है, तो जो हमारा सब्सिस्टेंस है इसके भी 2 टाइप है, एक प्रीमेटिव और एक है इंटेंसिव। सबसे पहले हम प्रीमेटिव पढ़ेंगे। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस। तो बताया गया कि अभी फिलहाल में भारत के अलग अलग हिस्सों में ये फार्मिंग प्रैक्टिस में है। तो प्रीमेटिव के बारे में हम पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया में ये जो इस तरह की फार्मिंग है, प्रीमेटिव फार्मिंग है, कुछ ही के हाथों में है, यानी कि पूरे बड़े स्केल पर इसे अब नहीं किया जाता है। प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रीमेटिव टूल्स लाइक हो, डाउ एंड डिगिंग स्टिक। तो ये जो प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है ये स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पर की जाती है, यानी कि ज़मीन के एक छोटे टुकड़े पर की जाती है। इसमें पुराने तरीके के जो टूल्स थे वो यूज़ किए जाते हैं। इसे फैमिली या कोई कम्युनिटी मिलके करती है इस पे काम। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन मानसून। अब जैसे कि इसमें पुराने तरीके के टूल्स यूज़ किए जाते हैं, फैमिली करती है, कोई कम्युनिटी करती है, तो इसी तरह यहाँ पर जो फार्मिंग है इसमें कोई इरिगेशन या किसी दूसरे तरीके को यूज़ नहीं किया जाता है। ये मॉनसून पर डिपेंड करती है। इसमें नेचुरल फर्टिलिटी होती है सॉइल के अंदर और सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप ग्रोन। मतलब फसल को उगाने के लिए वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है ये भी देखना होता है, उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये एक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी इसे जाना जाता है। फार्मर्स क्लियर द पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन दियर फैमिली। तो फार्मर्स क्या करते हैं, एक पैच ऑफ लैंड को साफ करते हैं और उस पर जैसे कि फूड क्रॉप्स हैं वो ग्रो करते हैं अपनी फैमिली की नीड को कंप्लीट करने के लिए। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज, जब इस सॉइल की, इस मिट्टी की का जो उपजाऊपन है वो कम होने लगता है, द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो फार्मर क्या करते हैं, उसे छोड़कर किसी दूसरी लैंड को कल्टीवेट करने लगते हैं। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउस नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द
सॉइल, तो इससे क्या होता है, जब एक जगह से हटकर दूसरी जगह पर वो कल्टीवेशन करने लगते हैं तो नेचर खुद पे खुद उसकी फर्टिलिटी को रिप्लेनिश कर देती है थ्रू नेचुरल प्रोसेस से। जैसे कि आप सभी जानते हैं वहाँ पर कोई फर्टिलाइजर और कुछ यूज़ नहीं होता है, तो अब नेचुरली उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाती है। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर्स और अदर मॉडर्न इनपुट्स। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो देखिए, जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है, यानी कि उस पर जो प्रोडक्शन होता है, जो फसल होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर्स या मॉडर्न इनपुट का यूज़ नहीं करते हैं, वो नेचुरली होता है तो वो कुछ कम होता है। और अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इट इज़ जमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। तो देखिए, जैसे कि असम है, मेघालय, मिजोरम है, नागालैंड है, इसे वहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? जमिंग फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। अब आगे बताया गया है कि पैमलू के नाम से जाना जाता है मणिपुर में, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में और छत्तीसगढ़ के बस्तर में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दिया गया है जमिंग फार्मिंग के बारे में, इसे आप खुद से रीड कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग के सेकेंड टाइप को, यानी कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। तो ये फार्मिंग कहाँ पर की जाती है? जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर है पॉपुलेशन का। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, इसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। Where high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtain higher production। और यहाँ पर बायोकेमिकल का यूज़ किया जाता है, इरिगेशन का यूज़ किया जाता है, जिससे कि ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें। Though the right of inheritance leading to the division of land among excessive generation has rendered land holding size uncommercial, the farmer continue to take maximum input from the limit land in the absence of alternative source of livelihood. Thus there is enormous pressure on agricultural land। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है विरासत में मिलती हैं कुछ चीज़ें हमें, जैसे कि लैंड है वो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरों के पास जाती रहती है। अब इस तरह से जो है लैंड का डिवीज़न होता रहता है, लैंड जो है कम होती रहती है। लेकिन जो फार्मर्स हैं उनके पास कोई और जीविका का साधन है नहीं, तो वो क्या करते हैं, उन पर मैक्सिमम उससे वो मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हैं। मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है कि वो जो है फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से इरिगेशन यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज़ ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट। एग्जाम्पल के लिए है HYV सीड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। तो ये जो कॉमर्शियल फार्मिंग है, जैसे कि ऊपर बताया गया था कि जो हमारी सबसिस्टेंस फार्मिंग है, तो यहाँ पर हम डिफरेंस भी समझ लेते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है अपनी फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए की जाती है, और जो कमर्शियल फार्मिंग होती है वो आर्थिक रूप से उसे यूज़ किया जाता है, यानी कि उसे सेल किया जाता है और धन कमाने के लिए वो यूज़ की जाती है। तो जो हमारी कमर्शियल फार्मिंग है, ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए वहाँ पर केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये सब सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन of agriculture varies from one region to another. For example, rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, but
इन ओडिशा इट इज़ अ सबसिस्टेंस क्रॉप। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर डिवीज़न किया कि सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है, कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है, लेकिन आगे बताया गया है कि ये रीज़न पर डिपेंड करता है कि हम इसे किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल भी दिया गया है कि हरियाणा और पंजाब में जो राइस है वो कॉमर्शियल क्रॉप है, वो जो है धन कमाने के लिए यूज़ की जाती है, जबकि उड़ीसा की बात हो रही है, उड़ीसा में ये सबसिस्टेंस फार्मिंग है, यानी कि अपनी फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए ये ग्रो की जाती है। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन भी एक कॉमर्शियल फार्मिंग है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इस फार्मिंग में ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। एक सिंगल क्रॉप जो है ग्रो की जाती है एक बड़े से एरिया में। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस, इंटरफेस होता है कनेक्ट करना, ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। जो प्लांटेशन है वो कनेक्ट करता है एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को एक साथ। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर। तो जो प्लांटेशन है ये एक बड़े से एरिया पे किया जाता है, बड़े से लैंड पे किया जाता है, और इसमें इंटेंसिव इनपुट भी यूज़ किए जाते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर्स है, इरिगेशन के तरीके, वो सारे बहुत कुछ यूज़ किए जाते हैं। और जो लेबरर्स है वो माइग्रेंट करके लाए जाते हैं, यानी कि दूसरी जगह से काम करने के लिए लाए जाते हैं। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज एज रॉ मटेरियल इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री। अब ये जिस इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं उनके लिए ये रॉ मटेरियल, ये जो प्लांटेशन क्रॉप है ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। इन इंडिया, भारत में टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर कैन, बनाना आर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। तो ये जो है महत्वपूर्ण प्लांटेशन क्रॉप है। टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, टी असम में और नॉर्थ बंगाल में, कॉफ़ी इन कर्नाटका आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन इन दीज स्टेट्स। तो ये जो कॉफ़ी है और ये टी है ये इन स्टेट्स में उगाई जाती हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट एज वेल, डेवलप नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरिया। तो यहाँ पर ज़रूरत होती है हमें ट्रांसपोर्ट की, यहाँ पर ज़रूरत होती है कम्युनिकेशन की, इन्हें कनेक्ट करने की। किस चीज़ से? जो प्लांटेशन एरिया है उससे कनेक्ट किए जाते हैं ये। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। जो ये इंडस्ट्रीज़ है और मार्केट है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। प्लांटेशन के डेवलपमेंट में मार्केट है और इंडस्ट्रीज़ है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। वी हैव स्टडी द फिजिकल डाइवर्सिटीज एंड पोलिट्री ऑफ कल्चरल इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें जैसे फिजिकल डाइवर्सिटीज़ है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें उगाई जाती हैं, ये सब चीज़ें हम पिछले कुछ चैप्टर्स में रीड कर चुके हैं। दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो यही सारी चीज़ें जो हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में भी लागू होती हैं एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन द कंट्री, और क्रॉपिंग पैटर्न में भी लागू होती हैं। वेरियस टाइप ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप, वेजिटेबल एंड फ्रूट, स्पाइसेस एंड condiments etc. constitute some of the important crops grow in the country. India has 3 cropping season, Rabi, Kharif and Zaid. तो देखिए यहाँ पर हम फिजिकल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरह की सॉइल कहाँ पर होती है, किस तरह की वहाँ उस मिट्टी के ऊपर क्रॉप जो है ग्रो की जाती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो एग्रीकल्चर में भी ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं। अब हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें भी ये सब होता है, और अलग अलग तरह के वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्पाइसेस, तो इन सब चीज़ों पर लागू होता है कि वहाँ की कंडीशन देखते हुए यहाँ पर क्रॉप जो है ग्रो की जाती है इंडिया में। तो यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन है, एक है रबी, एक है खरीफ और एक है जैद। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे रबी क्रॉप आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। जो रबी की क्रॉप है वो विंटर सीजन में जो है शो की जाती है, यानी कि बोई जाती है। कब? अक्टूबर से दिसंबर। एंड हार्वेस्टेड, और कब उसकी कटाई की जाती है? इन समर, समर में की जाती है। फ्रॉम अप्रैल टू जून, अप्रैल से जून में। तो यहाँ पे क्वेश्चन जरूर आता है, इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप आर वीट, बेरली, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। तो ये सारी जो है इम्पोर्टेंट क्रॉप है। दो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया के एक बड़े हिस्से में ग्रो की जाती हैं। स्टेट फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड अदर रबी क्रॉप्स। तो देखिए ये सारे जो स्टेट्स अभी बताए गए हैं ये इम्पोर्टेंट, यहाँ पर इन सभी का प्रोडक्शन किया जाता है, लार्ज स्केल पर इन्हें ग्रो किया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन हेल्प इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स। तो देखिए आप पढ़ चुके हैं कि इन्वायरमेंट जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि विंटर सीजन में जो बारिश होती है, साइक्लोन जो है, वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन जो है हेल्प करता है इस बारिश को होने में। तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरह की क्रॉप को ग्रो करने में बहुत मदद करती हैं। हाउएवर द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of above mentioned रबी क्रॉप। तो ये जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था इन सब स्टेट्स में, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा और ये जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पर रबी की जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जाने लगी। अब पढ़ेंगे हम खरीफ। खरीफ crop are grown with the onset of monsoon in different part of the country and these are harvested in September, October। तो जो खरीफ की जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जाती हैं मॉनसून पर। जब भी मॉनसून होता है ना तब इन्हें ग्रो किया जाता है देश के अलग अलग भागों में। और इन्हें कब हार्वेस्ट किया जाता है? सितंबर से अक्टूबर तक इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रो ड्यूरिंग द सीजन आर। देखिए इस सीजन में जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे पैडी है, मेज है, ज्वार है, बाजरा है, टर कहा जाता है, तूर कहा जाता है, अरहर को, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये सभी इम्पोर्टेंट क्रॉप है। ये खरीफ क्रॉप है और इन्हें जो है मॉनसून सीजन में सोन किया जाता है और सितंबर से अक्टूबर तक इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है। सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन आर असम। तो जो राइस ग्रोइंग रीजन है वो असम है, वेस्ट बंगाल है, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो है राइस को ग्रो किया जाता है। पर्टिकुलरली द अलोंग विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार, रिसेंटली पैडी हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो इसके साथ साथ ये उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ग्रो की जाती है। अभी रिसेंटली की बात है कि जो पैडी है, पैडी मीन्स होता है धान, ये पंजाब और हरियाणा की इम्पोर्टेंट क्रॉप बन गई है। इन स्टेट लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चावल को कहा जा रहा है कि जो पैडी है उसकी जो 3 क्रॉप्स है वो उगाई जाती है एक ही साल में। वे कौन कौन सी हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, अस, अमन, बोरो, इन नाम से इन्हें जाना जाता है। इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन, अब इन दोनों के बीच का जो सीजन होता है, देयर इज अ शॉर्ट सीजन, वहाँ पर एक छोटा सीजन होता है ड्यूरिंग द समर के दौरान। मंथ्स नोन एज द जैद सीजन, इसे जैद सीजन के नाम से जाना जाता है। सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जैद, कुछ क्रॉप्स उगाई जाती हैं जैद के दौरान।
आर जैसे कि वाटरमेलन है, मुस्क मेलन है, कुकुम्बर है। इनके नाम आप सभी जानते हो, जैसे कि तरबूज है, खरबूजा है, कुकुम्बर यानी कि खीरा है। ये सारी जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जाती हैं। वेजिटेबल है, फूडर क्रॉप है। शुगर कैन टेक ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। जो शुगर कैन है वो लगभग 1 साल ले लेता है ग्रो करने में। अब पढ़ते हैं मेजर क्रॉप। A variety of food and non-food crop are grown in different part of the country depending upon the variation in soil. तो कंट्री के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के फूड क्रॉप्स जो हैं ग्रो की जाती हैं और वो डिपेंड करता है सॉइल के वेरिएशन पर, किस तरह की जो सॉइल है वो वहाँ पर पाई जाती है, किस तरह का क्लाइमेट है और कल्टीवेशन प्रैक्टिस किस तरह की है, उसे ध्यान में रखते हुए हम जो है फूड क्रॉप को ग्रो करते हैं। मेजर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया आर राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, ऑयल सीड, कॉटन एंड जूट। तो जो मेजर क्रॉप है इंडिया में जो ग्रो की जाती हैं वो जैसे राइस है, इन सब के आप नाम हिंदी में जानते ही हैं। व्हीट है, मिलेट्स है। मिलेट्स जो है 3 जैसे ज्वार है, बाजरा और रागी है, इन तीनों को मिलाकर मिलेट कहा जाता है। दालें हैं, कॉफ़ी है, गन्ना है, जैसे ऑयल सीड है, जैसे कि मस्टर्ड है और जिनसे तेल निकाला जाता है, इस तरह के कॉटन है और जूट है। तो ये मेजर क्रॉप है। अब राइस की बात करते हैं। इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। स्टेपल मतलब मेजर। तो राइस जो है एक मुख्य फूड क्रॉप है जो भारत में लोग हैं वो उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आवर कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हमारा देश यानी कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जहाँ पर राइस ग्रो किया जाता है। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर हाई टेम्परेचर। ये खरीफ क्रॉप है जिससे हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। बताया गया है कि अबव 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा की ज़रूरत होती है। एंड हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर रेनफॉल से अबव रेनफॉल की इसे ज़रूरत होती है। इन द एरियाज ऑफ रेनफॉल इट ग्रो विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। जिन एरियाज में रेनफॉल कम होती है वहाँ पर सिंचाई के द्वारा ये जो क्रॉप होती है वो ग्रो की जाती है। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो जो राइस है वो प्लेन्स में ग्रो किए जाते हैं, नॉर्थ के और नॉर्थन ईस्ट इंडिया के। कोस्टल एरियाज, जो कोस्टल एरिया होते हैं जैसे समुद्र के किनारे हैं, एंड द डेल्टिक रीजन, और जो डेल्टिक रीजन है जहाँ पर रिवर जो है डेल्टा बनाती है वहाँ पर इन्हें ग्रो किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल irrigation and tubewells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh and part of Rajasthan। तो देखिए इरिगेशन के मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं, जैसे ट्यूबवेल है, कैनाल है, नहरें निकल गई हैं। तो इससे पॉसिबल हो सका है कि जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जैसे जो पार्ट्स हैं या राजस्थान है, ऐसे हिस्सों में भी राइस को ग्रो किया जाने लगा है। अब करते हैं बात वेट की। वीट इज़ अ गेहूँ। वीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल्स क्रॉप। तो जो वीट है वो सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप। ये मेन फूड क्रॉप है यानी कि हर कोई खाता है वीट को। इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। कहाँ पर ग्रो किया जाता है? नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कंट्री के। दिस रबी क्रॉप रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन। इस तो ये जो रबी की क्रॉप है इसे कूल सीजन की ज़रूरत होती है। एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। और जब ये पक जाती है, पकने के समय पर इसे ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है। इट रिक्वायर 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। तो कितनी रेनफॉल की, कितने सेंटीमीटर रेनफॉल की इसे रिक्वायरमेंट होती है?
50 to 75. There are two important wheat growing zones in the country, the Ganga Satluj plain in the northwest and black soil region of the Deccan. तो ये कहाँ पर, कौन से जोन पर इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ये व्हीट ग्रोइंग जोन? क्या है? गंगा सतलुज प्लेन नॉर्थ वेस्ट में और ब्लैक सॉइल रीजन पर ये ज़्यादा ग्रो करती है। द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप जो है ग्रो की जाती हैं, कितने टाइप की क्रॉप्स होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से बताए हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और कुछ पार्ट्स हैं मध्य प्रदेश के। अब पढ़ते हैं मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स, ज्वार, बाजरा एंड रागी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रो इन इंडिया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। दो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन, इन्हीं कोर्स ग्रेन के नाम से भी जाना जाता है। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिनल वैल्यू, इनके अंदर बहुत ही पोषक तत्व पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए रागी इज वेरी रिच आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। तो इसके रागी के अंदर कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप विद रेस्पेक्ट टू एरिया आर प्रोडक्शन। It is rain-fed crop mostly grown in moist area which hardly needs irrigation. Major ज्वार producing state were Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh in 2011 and 12. कहा गया है कि ज्वार जो है तीसरी इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है जो विद रेस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन की और एरिया की बात करें तो ज्वार तीसरी इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है और इसे जो है इरिगेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मोइस्ट एरिया में ये ग्रो की जाती है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। और ये बात है 2011 एंड 12 की, तब यहाँ पर तब के आंकड़े दिए गए हैं। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड स्वेलो ब्लैक सॉइल। तो जो बाजरा है वो सैंडी सॉइल पर और ब्लैक सॉइल पर ग्रो किया जाता है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स वर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इन 2011 एंड 12। तो 2011 और 12 में बताया गया है कि ये कौन कौन से स्टेट्स में ग्रो किए जाते थे? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और हरियाणा में। अब बात करते हैं रागी की। रागी क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन एंड ग्रो वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी एंड स्लो ब्लैक सॉइल। तो ये जो है इसे ड्राई रीजन की ज़रूरत है। ये रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी और इन सब सॉइल पर ग्रो की जा सकती है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट आर कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर रागी को ग्रो किया जाता है। अब बात करते हैं मेज़ की। मेज़ मीन्स होता है मक्का। तो इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज बोथ एज फूड एंड फोडर। तो फूड मीन्स खाने के लिए, फोडर कहा गया है यहाँ पर पशुओं के चारे को। तो ये जो फसल है ये फूड के लिए और फोडर के लिए यूज़ की जाती है। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। ये खरीफ क्रॉप है विच रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रो वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो इसे टेम्परेचर की ज़रूरत होती है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक की और ये ओल्ड एलुवियल सॉइल में ग्रो की जाती है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज इज ग्रोन इन
रबी सीजन ऑल्सो। तो जैसे बिहार जैसे स्टेट्स में इसे रबी सीजन में भी ग्रो किया जाता है। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज HYV शीट्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन हैड कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके, जैसे मॉडर्न इनपुट यूज़ करके, हाइब्रिड सीड यूज़ करके, फर्टिलाइजर, इरिगेशन के तरीके यूज़ करके अच्छे से, तो ये जो क्रॉप है ये प्रोड्यूस की जाती है। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। तो इन सभी स्टेट्स में मेज को ग्रो किया जाता है। अब बात करते हैं पल्सेस। पल्सेस मीन्स होता है दाल। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। तो संसार में इंडिया सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है, यानी कि कंज्यूम भी वही करता है, प्रोड्यूस भी वही करता है। These are major sources of protein in a vegetarian diet। वेजिटेरियन डाइट में ये सबसे मुख्य स्रोत है प्रोटीन का। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया। मेजर पल्स क्या हैं जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं, जैसे तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। ये सारी जो दालें हैं ये इंडिया में ग्रो की जाती हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज पल्सेस आर ग्रो इन द खरीफ सीजन। क्या आप बता सकते हैं, आप डिफरेंस बता सकते हैं कि कौन सी पल्सेस ऐसी हैं जो खरीफ सीजन में ग्रो की जा सकती हैं, एंड विच आर ग्रोन इन रबी सीजन, और कौन सी रबी सीजन में ग्रो की जाती हैं। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन अ ड्राई कंडीशन। तो यहाँ पर ये आपके लिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। अगर आपको इनके बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं आंसर। पल्सेस जो हैं, पल्सेस को कम मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, ये ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकती हैं। बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप होता है जिस पर फली आती हैं, फलीदार कह सकते हैं। तो ये जो क्रॉप है ये फलीदार क्रॉप होती है। ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रीस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। तो अरहर की दाल को छोड़कर बाकी सभी जो दालें होती हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करती हैं। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विच अदर क्रॉप। इसीलिए इन्हें रोटेशन में ग्रो किया जाता है, जिससे कि जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो बनी रहे। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स के बारे में बताया गया है जहाँ पर पल्सेस ग्रो की जाती हैं, वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो आज की वीडियो को हम यहीं करते हैं कंप्लीट। बाकी बचे हुए चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।